अंबर नाग मारिया किस नंबर 50। मारिया सेबी पहाड़ के कदमों में खड़ी थी। घूं घूं की आवाज आना बंद हो गई थी। मारिया ने उसी किस्म की आवाज अपने जहाज पर आधी रात को सुनी थी जब अंबर और नाग गायब हो गए थे। मारिया कुछ देर पत्थरों के पास खड़ी रही। दिन का वक्त था। मारिया ये सोचकर पहाड़ की तरफ आ गई थी कि शायद उसे अंबर और नाग का कुछ सुराग मिल जाए, क्योंकि समारा और इब्ने खलील ने उसे बताया था कि शुमाल के आसेबी पहाड़ों में पुराने जादूगर की एक ऐसी रूह रहती है जो लोगों को तंग करती है और उन्हें राह चलते गायब कर देती है। मारिया घोड़े पर से उतर आई। उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। अब आसमान पर एक तरफ से गहरे स्याह रंग के बादल आना शुरू हो गए थे। हवा भी ठंडी हो गई थी। थोड़ी देर में आसमान पर बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। बिजली की चमक के साथ ही बादलों में गरज सुनाई देने लगी। मारिया ने सोचा कि यह बारिश का मौसम नहीं है। फिर बादल कहाँ से आ गए? वो चलती चलती एक पहाड़ी दर्रे में आ गई। ये दर्रा तंग सा था। उसकी दोनों जाने पहाड़ खड़े थे। वो पहाड़ों को देखती और हर शय पर कान लगाए आगे आगे चली आ रही थी। घोड़ा उसके पीछे पीछे था। मारिया ने सामने से एक मुसाफिर को आते देखा। मुसाफिर उधेड़ उम्र का था। मारिया एक तरफ रुक गई। मुसाफिर ने देखा कि एक घोड़ा अकेला चला आ रहा है। उसके साथ कोई सवार नहीं। सवार था मगर मुसाफिर मारिया को देख नहीं सकता था। बिजली चमकी, बादल जोर से गरजा। घोड़ा हुनहुनाया। मारिया ने उसकी गर्दन पर हाथ रख दिया। मुसाफिर घोड़े के पास आकर उसे गौर से देखने लगा। फिर मुसाफिर ने घोड़े की बाग थामने की कोशिश की। मारिया ने जोर से बाग अपनी तरफ खींच ली। मुसाफिर ठिठक गया। उसने दूसरी बार घोड़े पर कब्जा जमाने की कोशिश की। मारिया ने जोर से मुसाफिर को धक्का दिया। वो गिर पड़ा और हैरानी से घोड़े को देखने लगा। मारिया ने देखा कि मुसाफिर फिर उठकर घोड़े की तरफ आ रहा है। मुसाफिर का ख्याल था कि यह घोड़ा मुंह जोर है। मारिया ने सोचा कि यह क्या मुसीबत उसके पीछे लग गई है। इससे किसी न किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहिए। उसने जोर से एक चीख मारी। चीख की आवाज सुनकर मुसाफिर के छक्के छूट गए। उसने पहले ही सुन रखा था कि इन पहाड़ों में मरे हुए जादूगरों की रूहें रहती हैं। वो पत्थर सा बनकर वहीं खड़ा रहा। मारिया ने आगे बढ़कर मुसाफिर की गर्दन पर जोर से एक मुक्का मारा। मुसाफिर गिर पड़ा। मारिया ने कहा, तुम यहां से दफा क्यों नहीं हो जाते? मुसाफिर जमीन पर से उठ खड़ा हुआ और कपड़े झाड़ कर बोला, क्या तुम किसी जादूगर की बदरू हो? मारिया ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, मैं जादूगर की रूह हूं। तुम क्या चाहते हो? मुसाफिर ने कहा, ऐ रूह, मुझे रूहों से मुलाकात करने का बहुत शौक है। मैं रूहों की तलाशी में इस जादू के पहाड़ पर आया हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुमसे मुलाकात हो गई। मारिया ने सोचा कि ये तो ख्वामख्वाह उसके गले पड़ रहा है। फिर उसने रूह से डरने के बजाय रूहों से मोहब्बत और उनसे मिलने के शौक के जज्बे को जाहिर किया था। मारिया ने गुस्से से कहा, बेहतर यही है तुम्हारे लिए कि यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे रूहों से मुलाकात करने का शौक तुम्हें ले डूबेगा। मुसाफिर बोला, ए रूह, अगर मैं तुम्हारी तलाश में मर भी जाऊं तो मुझे अफसोस नहीं होगा। तुम्हें सामरी की कसम है, मुझे अपनी सूरत दिखा दो, फिर मैं सारी उम्र तुमको कोई काम नहीं कहूँगा। मारिया ने ख्याल किया कि वो ऐसा तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो गायब है और किसी को अपनी असली शक्ल दिखाना उसके इख्तियार में नहीं है। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती मुसाफिर, रूह तुम ना दे सकोगे, इसलिए जिद ना करो और यहाँ से भाग जाओ। किसी जादूगर की रूह ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें इसी जगह भस्म कर देंगे। मुसाफिर ने कहा, अच्छा फिर मुझ पर एक मेहरबानी करो, बोलो क्या चाहते हो? मुसाफिर बोला, फिर तुम ऐसा करो कि मुझे यहाँ से उठाकर मेरे वतन अरागोस पहुँचा दो, मगर इस तरह कि मैं हवा में तैरता हुआ अपने घर की छत पर जा उतरूं। मारिया ये भी नहीं कर सकती थी। उसने कहा, सुनो, अगर फिर तुमने जुबान से ऐसी बात निकाली तो मैं तुम्हें जिंदा दरगोर कर दूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे शहर के रहने वाले हो और तुमने मुझसे खौफ नहीं खाया। जल्दी बताओ ए रूह। मारिया बोली, मैं तुम्हें एक घोड़ा दे सकती हूँ, इस घोड़े पर बैठकर तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मुसाफिर ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया ए रूह। मारिया ने उसे घोड़ा दे दिया और वो घोड़ा लेकर वहां से चला गया। अब मारिया फिर पहाड़ों के बीच वाले दर्रे में अकेली रह गई। उसने कदम कदम आगे चलना शुरू कर दिया। आसमान पर बादल इसी तरह गरज रहे थे। मारिया के लिए बारिश की सूरत में सर छुपाने को जगह नहीं थी। मारिया थोड़ी दूर गई कि एक उसने नौजवान गडरिये को देखा जो अपनी बकरियों को लिए शायद बारिश से बचने के लिए अपने घर की तरफ भागा जा रहा था। मारिया के दिल में ख्याल आया कि वो इस गडरिये से इस दर्रे और पहाड़ों के बारे में पूछे। उसने गडरिये के करीब आकर कहा, ऐ नौजवान चरवाहे, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये आसेबी पहाड़ कहाँ जाकर खत्म होते हैं? गडरिया पहले तो डर गया। मारिया ने झट कहा, सुनो चरवाहे, मैं एक बड़ी ही बेसरर और शरीफ रूह हूँ। मैं बड़ी दूर से यहाँ अपने एक भाई नाग की तलाश में आई हूँ। वो मेरे जहाज पर से गायब हो गया है। चरवाहे ने डरते डरते कहा, ऐ नेक रूह, मैं तुमसे इसलिए बात करते ज्यादा नहीं घबराया क्योंकि इस पहाड़ के दामन में अक्सर ऐसी आवाजें आया करती हैं। सुनो नेक रूह, ये पहाड़ आगे जाकर खत्म हो जाता है।
दूसरी तरफ एक गहरी खाई है। उस पहाड़ पर जिन भूत रहते हैं। अगर तुम नेक रूह हो तो खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ एक ऐसे जादूगर की रूह रहती है जो जिंदा इंसानों को उठाकर ले जाती है। इस वादी में हर साल 6-7 नौजवान गुम हो जाते हैं और अगली सुबह को उनकी हड्डियां यहाँ पत्थरों में पड़ी हुई मिलती हैं। मारिया ने कहा, चरवाहे, मैं उस जादूगर से नहीं डरती। मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे नाग भाई को यहाँ कहीं देखा है? वो नौजवान है और उसका रंग सांवला है और नाक तीखा है। चरवाहे ने कहा, नेकरू, मैंने उस शक्ल के किसी नौजवान को नहीं देखा। मुझे तुम पर बड़ा तरस आ रहा है, क्योंकि मैंने बड़े बूढ़ों से सुना है कि पहाड़ के जादूगर की रूह नेक दिल और मासूम रूह को भी अपने जाल में जकड़कर कैद कर लेती है और फिर उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेती है। मारिया बोली, भाई तुम घबराओ नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, मैं जाती हूँ। बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश हो। ये बताओ, यहाँ बारिश से बचने के लिए कोई जगह है? चरवाहे ने कहा, इन पहाड़ों में कोई ऐसी जगह नहीं, मगर तुम तो रूह हो, तुम्हें बारिश से बचने की क्या जरूरत है? मारिया बातों ही बातों में भूल गई थी कि वो रूह नहीं है, आखिर वो इंसान थी। कब तक झूठ बोलकर रूह बनी रहती। कहने लगी, माफ करना भाई, मैं जब जिंदा थी तो वो डर अब तक मेरी रूह के साथ आ रहा है। अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चरवाहा बकरियों को हाँक कर आगे निकल गया। मारिया उस जगह खड़ी सोचने लगी कि अब अगर बारिश तेज हो गई तो कहाँ जाएगी। उसने एक तरफ को चलना शुरू कर दिया। दूर उसे दरख्तों का एक झुंड दिखाई दिया। उसका ख्याल था कि वो बारिश में उन दरख्तों के नीचे पनाह ले सकेगी। अब वहां ऐसा हुआ कि जादूगर की रूह इत्तेफाक से उधर से गुजर रही थी। उसने जो देखा कि वादी का चरवाहा किसी औरत से बातें कर रहा है और औरत उसे दिखाई नहीं दे रही, तो वो चक्कर खा गया। उसने चरवाहे के करीब आकर उन दोनों की बातें सुननी शुरू कर दी। उनकी बातों से जादूगर ने अंदाजा लगा लिया कि मारिया किसी की रूह नहीं, बल्कि किसी ने जबरदस्ती के जादू के असर से उसे गायब कर दिया है, क्योंकि अगर वो रूह होती तो सबसे पहले उसका जिस्म गायब हो गया होता। लेकिन उसका जिस्म गायब था और वो रूह नहीं थी। जादूगर की बातें खिल गईं। उसे उसी तरह की एक औरत चाहिए थी जो गायब हो, किसी को दिखाई न देती हो और इंसान भी हो। वह ऐसी औरत से बहुत से काम लेना चाहता था। जब मारिया अकेली रह गई तो जादूगर ने उस शख्स का ख्याल दिमाग में उतारा जिसका नाम नाग था और जिसकी तलाश में मारिया घूम रही थी। उसने जल्दी से नाग का झूठा रूप भरा और मारिया के सामने आ गया। मारिया ने जो नाग को देखा तो खुशी से चीख कर बोली, नाग भाई तुम कहाँ? जादूगर जो कि नाग की शक्ल में था हाथ फैलाकर बोला, मारिया बहन, मैं खुद तुम्हारी तलाश में था। खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गई। मारिया ने पूछा, अंबर भाई कहाँ है? जादूगर ने सोचा कि जरूर ये अंबर भी उस औरत मारिया को कोई भाई होगा और वो गुम हो गया होगा। उसने कहा, वो इस पहाड़ के अंदर एक जगह पर आराम कर रहा है। मारिया बहन, आओ उसके पास चलते हैं। मारिया को भला क्या एतराज हो सकता था? उसका भाई नाग उसके सामने था। वो बड़ी खुशी से नाग के साथ चल पड़ी। जादूगर नाग की शक्ल में मारिया को साथ लेकर पहाड़ के दर्रे से निकलकर एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने आ गया। मारिया ने पूछा, ये चट्टान कैसी है भाई नाग? जादूगर ने कहा, मारिया बहन, हम बड़ी मुश्किल से एक जादूगर के चुंगल से भाग निकले हैं। मैं अंबर को गार के अंदर छोड़कर तुम्हें लेने यहाँ से निकला था। आओ अंदर चलकर अंबर से मिलते हैं। जादूगर ने चट्टान के पहलू में एक पत्थर को दबाया। चट्टान आहिस्ता आहिस्ता परे हटना शुरू हो गई। जब वो पूरी तरह खिसक गई तो जादूगर नाग बना मारिया को साथ लेकर गार के अंदर आ गया। अब वो एक लंबी सी सुरंग में से गुजर रहे थे। मारिया ने कहा, नाग भाई, आखिर तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें किसने गायब कर दिया? मैंने एक बड़ी खौफनाक आवाज सुनी थी, उसके बाद धमाका हुआ और मैंने ऊपर जाकर देखा तुम दोनों गायब थे। जादूगर बोला, बस मारिया बहन, हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए, नहीं तो इस पहाड़ के जादूगर कालार ने तो हमें खत्म करके रख दिया था। मारिया ने पूछा, क्या इस पहाड़ के जादूगर का नाम कालार है? जादूगर बोला, हाँ, कालार जादूगर उसका नाम है। वो बहुत बड़ा ताकतवर जादूगर है। मेरा ख्याल है वो तुम्हें भी शायद देख सकता है, मगर खैर अब तो हमने उसे यहाँ से भगा दिया है। भगा दिया है? मारिया ने खुश होकर कहा। जादूगर ने कहा, हाँ मारिया बहन, हमने जादूगर कालार को यहाँ से भगा दिया है। अब वो किसी मुसाफिर की रूह कब्ज नहीं करेगा और किसी जिंदा इंसान को गायब करके हड़प नहीं कर सकेगा। मारिया बोली, शाबाश मेरे भाइयों, तुमने इंसान की भलाई के लिए एक और ऐसा काम किया कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। जादूगर हंसकर बोला, ये तो हमारा फर्ज है मारिया बहन, हम इंसान की भलाई का जज्बा लेकर ही घर से निकले हैं। क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक बार समंदर में 1000 लोगों को डूबने से बचाया था? मारिया ने कहा, वो कब नाग भाई? जादूगर घबरा गया, क्योंकि नाग के साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया था। उसने झट कहा, अरे भाई माफ कर देना मारिया बहन, मुझसे गलती हो गई। दरअसल तुम लोगों के पास आने से पहले मैंने एक बार एक कश्ती के मुसाफिरों को समंदर में डूबने से बचाया था। मारिया हंस पड़ी, तुम कितने नरम दिल हो मेरे भाई। गार आगे जाकर एक चश्मे पर आ गई, जहां एक दरवाजे में से सीढ़ियां नीचे जाती थी।
मारिया नीचे जाते हुए बोली, मुझे तो यहाँ से डर लगता है भाई, क्या अंबर इसके नीचे तहखाने में बैठा है? जादूगर ने कहा, खूब पहचाना तुमने मारिया बहन। हाँ, अंबर इन सीढ़ियों के नीचे एक तहखाने में लेटा आराम कर रहा है। क्या तुम उसके पास नहीं चलोगी? क्यों नहीं नाग, मैं अपने भाई अंबर से जरूर मिलूंगी। तो फिर मेरे साथ साथ नीचे आओ। मारिया जादूगर के पीछे पीछे सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गई। मारिया को किसी वक्त ख्याल सा आता कि नाग की आवाज कुछ बदली बदली सी है। चेहरे पर भी वो नाग के चेहरे पर ऐसी शगुफ्तगी और ताज़ापन नहीं, लेकिन वो फिर इस ख्याल को दिल से निकाल देती। उसने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा, नाग भाई, तुम आज उदास उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर वो पहले जैसी ताजगी नहीं। जादूगर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैं और अंबर 2 रातों से नहीं सोए, इसलिए मैं परेशान और थका हुआ हूँ। मारिया खामोश हो गई। जब वो नीचे तहखाने के सर्द अंधेरे में खड़ी थी, सामने लोहे का दरवाजा था, उसकी दूसरी तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मारिया ने पूछा, अंबर कहाँ है नाग भाई? जादूगर ने कहा, उस दरवाजे की परली जानिब सो रहा है, आओ अंदर चलकर उससे मुलाकात करते हैं, चलो। जादूगर ने लोहे के जंगले का ताला खोला और बोला, आओ मारिया बहन। मारिया उसके साथ ही लोहे के दरवाजे में से गुजरकर साथ वाले कमरे में दाखिल हो गई। दूसरी तरफ एक ऐसी कोठरी थी जिसकी छत बहुत ही नीचे थी, नीची छत थी, जमीन पर घास बिछी थी और दीवारों से ठंडक और सील टपक रही थी। मारिया ने कहा, नाग भाई, अंबर कहाँ है, जरा आवाज देना। मारिया के पीछे से किसी का जवाब ना आया। उसने हैरान होकर पलट कर देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। मारिया बड़ी हैरान हुई कि नाग कहाँ चला गया, अभी तो वो उसके पीछे खड़ा था। उसने जोर से आवाज दी, नाग भाई, नाग भाई। कटाक से मारिया के पीछे लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर जादूगर का कहकहा सुनाई दिया, मारिया, मैं नाग नहीं बल्कि इस पहाड़ में रहने वाली जादूगर की बदरू हूँ। अब तुम मेरी कैद में हो और मेरे हुक्म के बगैर यहाँ से नहीं निकल सकती। ये सुनकर मारिया पर तो सख्ता तारी हो गया, उसके साथ जबरदस्त धोखा हुआ था। उसने लपक कर लोहे के जंगले को पकड़ना चाहा और हिलाया, मगर जंगला इस कदर मजबूत था कि मारिया उसे जरा सा भी ना हिला सकी। मारिया ने चीख कर कहा, बदबख्त जादूगर की रूह, गौर से मेरी बात सुन ले। अगर तूने मुझे आज़ाद ना किया तो अंबर और नाग आकर तुझे बर्बाद कर देंगे। जादूगर की आवाज़ आई, अब अंबर और नाग को भूल जा, वो पहले ही मेरी कैद में है। वो एक ऐसे सर्द खाने में बंद है जहाँ से अगर वो सारी ज़िंदगी भी कोशिश करते रहें तो बाहर नहीं निकल सकते। मारिया ने कहा, आखिर तूने मुझे किस लिए कैद किया है? मैंने तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। जादूगर ने कहा, मुझे तुमसे एक काम लेना है जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं एक मुद्दत से ऐसी औरत की तलाश में था जिस पर सामरी का जादू चला हो और जो गायब हो। अब मैं कामयाब हो चुका हूँ। मारिया ने कहा, अच्छा, अगर तुमने मुझे कैद कर लिया है तो बेशक कैद कर लो, मगर ये बताओ कि तुमने अंबर और नाग को क्यों पकड़ रखा है? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनसे तुम्हें कौन सा काम लेना है? जादूगर ने कहा, अंबर के पास एक ऐसी ताकत है कि मर नहीं सकता, मौत का वार उस पर असर नहीं करता। नाग एक ऐसा सांप है जो 500 बरस तक जिंदा रहा है। मैं उन दोनों के खून से एक ऐसी दवाई बनाकर पीऊँगा जो मुझे फिर से जिंदा कर देगी और मैं कभी नहीं मर सकूँगा। मारिया ने कहा, लेकिन अंबर के जिस्म में तो खून बिल्कुल नहीं, उसका खून तुम कहाँ से हासिल करोगे? जादूगर की आवाज़ आई, मैं अंबर का खून नहीं लूँगा, बल्कि उसे बेहोश करके उसकी खोपड़ी में से मगज़ निकाल कर खा जाऊँगा। उसके बाद खोपड़ी फिर से सी दूँगा। उसके बाद अंबर तो जिंदा रहेगा, मगर ना तो वो किसी को पहचान सकेगा और ना ही किसी से बातचीत कर सकेगा। वो गूंगा, बहरा और नीम पागल हो जाएगा। मारिया ने कहा, यह जुल्म है, इस जुल्म का बदला तुमसे लिया जाएगा। अभी तक मुझसे बदला लेने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जादूगर ने कहा। मारिया ने कहा, जादूगर कलार, अब भी अपने नापाक इरादों से बाज आ जा, अभी वक्त है, फिर बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। जादूगर ने जोर से एक मकरूह कहका लगाया और वहां से चला गया। उसके जाने का मारिया को इस तरह से इल्म हुआ कि उसने 2-3 बार जादूगर को आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब ना आया। अब वो तहखाने में अकेली रह गई थी। तहखाने में अंधेरा और सर्दी थी। वो सूखी घास पर बैठ गई। करीब ही भेड़ की 2 खालें पड़ी हुई थी। उसने एक खाल ऊपर ले ली और दूसरी नीचे बिछा ली। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि यहाँ से छुटकारा कैसे मिले। उसे अंबर और नाग का भी ख्याल आ रहा था। एक तरह से वो मुतमईन थी कि अंबर और नाग का उसे पता चल गया है, वो भी इस पहाड़ के गार में कैद हैं, मगर वो बेचैन थी कि किसी तरह उड़कर उनके पास चली जाए, या कम अज़ कम उन्हें ये मालूम हो जाए कि वो भी उनके साथ ही गार के एक तहखाने में कैद कर दी गई है। अब ज़रा अंबर और नाग का हाल भी मालूम करें। जहाज़ पर अंबर और नाग बड़े सुकून से सो रहे थे कि जादूगर की रूह कालार ने उनको जादू के ज़ोर से गायब कर दिया। अब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को आसेबी पहाड़ के गार के नीचे एक तहखाने में पाया। अंबर एक अलग तहखाने में था और नाग अलग दूसरे तहखाने में था।
अंबर ने आंखें खोलकर देखा, उसके चारों तरफ सुलाखदार पिंजरे की दीवारें थी और ऊपर छत पत्थर की थी। वो उठकर बैठ गया। वो समझ गया कि किसी जादूगर ने जादू के जोर से गायब करके यहाँ कैद कर लिया है। दूसरी तरफ नाग ने भी जब आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक किसी गार के तहखाने में एक ऐसे लोहे के पिंजरे में कैद है जिसकी छत पत्थर की है। उसने उठकर सलाखों को हाथों से हिलाया। सुलाखें इस कदर मजबूती से पत्थरों में कड़ी हुई थी कि उनको हिलाने जुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने अंबर को आवाज़ दी, अंबर भाई, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उसे कोई जवाब न मिला। अंबर तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती थी क्योंकि अंबर वहां से एक मंजिल नीचे पिंजरे में बंद था। दूसरी जानिब अंबर ने भी नाग को आवाज़ देकर मालूम करना चाहा कि वो कहाँ कैद है, मगर नाग तक उसकी आवाज़ न पहुंची। वो भी अंबर की तरह सब्र शुक्र करके बैठ गया। मारिया भी ऊपर वाली मंजिल के एक पिंजरे में बुलबुल की तरह बंद पड़ी थी। जादूगर कलार की रूह सारी गार में चल फिरकर उनका तमाशा देख रही थी। उसने उसी वक्त काली दवा तैयार करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। उसके लिए उसे नाग का खून और अंबर का दिमाग चाहिए था, लेकिन सबसे पहले उसे अरागोस के बादशाह के इकलौते बच्चे शहजादे की आंखें चाहिए थी। उन आंखों को दवाई में डालने के बाद वो अर्क तैयार कर सकता था। उसी काम के लिए उसने मारिया को अगवा किया था, क्योंकि शहजादा एक ऐसे काहन के कब्जे में था कि जिसने अपने काले इल्म के जोर से उसके गिर्द एक हवा की दीवार सी बना रखी थी। उस दीवार को कोई जादूगर या जादूगर की रूह पार नहीं कर सकती थी। ये काम सिर्फ ऐसी औरत कर सकती थी जो इंसान भी हो, औरत भी हो और गायब भी हो। ये तीनों बातें मारिया में मौजूद थीं। जादूगर ने इसीलिए मारिया को अगवा भी कर लिया था। अब सबसे मुश्किल काम यह था कि मारिया को किस तरह से इस मुहिम पर रवाना किया जाए, क्योंकि हो सकता था कि वो वहाँ से भाग जाए। जादूगर कलार की बदरू उसकी कड़ी निगरानी नहीं कर सकती थी। इस काम को पूरी मक्कारी से अंजाम तक पहुँचाने के लिए जादूगर ने एक साजिश सोची। वो सीधा निचली गार में मारिया के पास गया और बोला, मारिया, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमसे सामरी की कसम खाकर वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हारे दोनों भाइयों को भी छोड़ दूंगा। मारिया ने पूछा, वो कौन सा काम है, मुझे बताओ। जादूगर ने कहा, काम यह है कि तुम्हें बादशाह अरागोस के महल में जाकर सबसे छोटे शहजादे की आंखें निकाल कर लानी है। मारिया तड़प उठी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ये जुल्म हरगिज़ हरगिज़ नहीं कर सकती। मैं इंसान हूँ, कोई हैवान नहीं हूँ। मैं ये काम कभी नहीं करूँगी। जादूगर ने कहका लगाकर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कभी आज़ाद नहीं करूँगा। तुमको अपने सर्द खानों में सिसक सिसक कर मर जाना होगा। अगर अंबर ना मरता तो ना मरे, मगर तुम और नाग एक ना एक दिन ज़रूर मर जाओगे। मारिया ने कहा, हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे और ज़रूर भाग जाएंगे। जादूगर हंसकर बोला, बदनसीब औरत, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। यहाँ से तुम कभी नहीं निकल सकते। इस आसेबी पहाड़ के चारों तरफ जिनों और भूतों का बसेरा है, उनका पहरा है। इससे बाहर निकलने का सिवाय एक चट्टान के और कोई रास्ता नहीं। और तुम्हारे अंदर आगे के बाद मैंने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। एक बार फिर सोच लो, अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे दोनों भाइयों को भी आज़ाद कर दूंगा। मारिया ने सोचा कि इसके आगे हाँ कर देने में क्या हर्ज है। मैं यहाँ से एक बार निकल तो जाऊँ, उसके बाद अंबर और नाग को भी अपनी कोशिश से आज़ाद करा लूँगी। उसने झट जादूगर से कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं शहजादे की आंखें निकाल लाने पर तैयार हूँ। जादूगर खुश होकर बोला, शाबाश, तुम बहुत अक्लमंद औरत हो। तुमने बड़ा दुरुस्त फैसला किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पर मुबारकबाद देता हूँ। बोलो, तुम यहाँ से कब निकलने पर तैयार हो? मारिया ने कहा, मैं अभी इसी वक्त जाने को तैयार हूँ। जादूगर की रूह बोली, नहीं, अभी तुम यहाँ से ना जाओ, सुबह हो जाने दो। मैं सुबह सुबह अंधेरे में तुम्हें यहाँ से लेकर बादशाह के महल में ले चलूँगा। मैं महल के बाहर खड़ा हूँगा। तुम अंदर जाकर सोए हुए शहजादे के पास जाकर चाकू से उसकी आंखें निकाल कर ले आना। मारिया ने कहा, ऐसा ही करूँगी। जादूगर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो मैं आते ही सबसे पहला काम ये करूँगा कि तुम्हारे भाई नाग को कत्ल कर दूंगा। धमकी बड़ी खौफनाक थी, लेकिन मारिया दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो यहाँ से बाहर भी चली जाए और जादूगर को शहजादे की आंखें भी लाकर नहीं देगी और उसे हलाक करके गार में से अंबर और नाग को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करेगी। इस साजिश का अंबर और नाग को कुछ इल्म नहीं था। वो रात को अपनी अपनी कोठरियों में हैरान और शिश्तर से बैठे थे। ये उनके साथ क्या हो गया? दूसरी जानिब जादूगर ने मारिया को साथ लिया और गार से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने मारिया को भी एक घोड़े पर सवार किया, एक घोड़े पर खुद सवार हुआ। मारिया ने घोड़े की बाग अपने हाथ में पकड़ ली और शहर में बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। अभी रात काफ़ी बाकी थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सफ़र एक रात और एक दिन का था।
जादूगर उस हिसाब से चला था कि वो जब बादशाह के महल के बाहर पहुंचे तो उस वक्त रात आधी गुजर रही हो। मारिया इससे पहले कभी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसी थी। वो कलार जादूगर की रूह के साथ घोड़े पर सवार अरागोस शहर की तरफ उड़ी चली जा रही थी। जादूगर की रूह बड़ी अजियत में फंसी थी। वो अपने काले जादू की वजह से बड़ी ताकतवर बन गई थी और मारिया को हर तरह से अपने कब्जे में किए हुए थी। मारिया अगर उससे अलग भी हो जाती तो उसे कोई फायदा नहीं था, इसलिए कि अमर और नाग उस खबीस जादूगर की कैद में थे और ये बदरू वापस जाकर बड़ी आसानी से नाग को कत्ल कर सकता था और अमर को ये नुकसान पहुंचा सकता था कि उसकी खोपड़ी में से दिमाग निकाल ले और उसे पागल बना दे। मारिया बड़ी कश्मकश में उलझ गई। वो भागना भी चाहती थी मगर भाग नहीं सकती थी, बस जादूगर की रूह के साथ चली जा रही थी। जादूगर ने अपने काले जादू के जोर से एक इंसान की शक्ल इख्तियार की हुई थी, जबकि मारिया अपने घोड़े पर से गायब थी। सारी रात वो सहराओं और मैदानों में सफ़र करते रहे। सुबह के वक्त उन्होंने एक जगह आराम किया, नाश्ता किया और फिर शाही महल की जानिब चल पड़े। दोपहर तक उन्होंने सफ़र किया। दोपहर को थोड़ा सा आराम किया। तीसरे पहर वो फिर चल पड़े। शाम हो गई, फिर रात सर पर आ गई। आसमान पर सितारे चमकने लगे। रात के पहले पहर के गुजरने के बाद उन्हें शहर अरागोस की फसील पर जलती हुई रोशनियां दूर से नजर पड़ीं। घोड़ों पर सफ़र करते हुए शहर की फसील के पास आ गए। जादूगर ने मारिया से कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। याद रखो, अगर तुमने मुझसे ज़रा सा भी धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं अंबर और नाग को जाते ही ख़त्म कर दूँगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह करती चली जाओ। मारिया ने कहा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। मैं तुम्हारे काबू में फंस गई हूँ। मैं तुमसे धोखा करके अपने दोनों भाइयों की ज़िंदगियों से नहीं खेल सकती, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। दिल में मारिया ये भी सोच रही थी कि वो शहजादे की आंखें कभी नहीं निकालेगी, लेकिन जादूगर को भी आंखें दिखानी जरूरी थी। उसने खुदा से दुआ की कि वो उसे इस आजमाइश में से कामयाबी से निकाल दे। वो शहर की फसील के बड़े फाटक के सामने आकर रुक गई। मारिया ने कहा, अब शहर में तुम कैसे दाखिल होगे? मैं तो इसलिए दाखिल हो जाऊंगी मुझे कोई देख नहीं सकेगा। जादूगर हंसा और कहने लगा, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं दूध पीता बच्चा हूँ? मेरे साथ चलो, हम इस दोनों दरवाजे में से गुजरेंगे और इस शान से गुजरेंगे कि पहरेदार और सिपाही मुझे सलाम करेंगे। मारिया खामोशी से जादूगर के पीछे पीछे घोड़े पर चल पड़ी। अब जादूगर ने कोई जादू किया और अपने ऊपर फूंक मारी तो उसका लिबास शहजादों जैसा हो गया। वो आगे आगे चल पड़ा और पीछे पीछे मारिया आने लगी। मारिया अपने घोड़े पर दिखाई नहीं दे रही थी, उसका घोड़ा खाली था। पहरेदारों ने जब एक शहजादे को बड़े ठाठ के साथ आते देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर फौरन दरवाज़ा खोल दिया और अदब से झुककर कोतवाल ने कहा, हुजूर अनवर, किस मुल्क से तशरीफ़ ला रहे हैं? जादूगर ने गर्दन उठाकर कहा, हम कालाजार के मुल्क के शहजादे हैं और आपके बादशाह सलामत से मुलाकात करने जा रहे हैं। तशरीफ़ ले चलिए हुजूर। जादूगर बड़ी शान से गर्दन उठाए मारिया के घोड़े की बाग थामे दरवाजे में से निकल गया। पहरेदारों और सिपाहियों ने इस बात को बहुत महसूस किया कि ये कैसा शहजादा है कि अपने साथ साथ एक खाली घोड़े को भी लिए फिर रहा है और फिर इसके साथ कोई हिफाजत करने वाला दस्ता भी नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये शहजादा जंगल में अकेला शिकार कर रहा हो और किसी खास काम से बादशाह से मुलाकात करने आ गया हो। फसील के अंदर आकर जादूगर ने मारिया की तरफ देखकर कहा, अब हम महल की तरफ जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ ही शाही महल में जाऊंगा और अपने आप को कालाजार का शहजादा कहकर रहूंगा। तुम्हारा काम यह है कि तुम किसी न किसी तरह मलका के सोने के कमरे में पहुंचकर शहजादे की आंखें निकालनी होगी। क्या तुम समझ गई हो ना? मारिया ने कहा, हाँ खूब समझ गई हूँ। मारिया उस जादूगर की मक्कारी पर बड़ी हैरान हो गई ताकि कमबख्त ने किस होशियारी से उसे अपने काबू में कर लिया और उससे एक भयानक काम लेने वाला है। अगरचे मारिया ने इस भयानक काम को ना करने का फैसला कर लिया था, फिर भी वो बहुत परेशान थी। महल अब सामने था। महल के अंदर कहीं कहीं शमादानों की रोशनियां हो रही थी। जादूगर शाही महल के खास दरवाजे की तरफ आ गया। दरवाजे पर बड़ा ज़बरदस्त पहरा था। हबशी सिपाही नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। जादूगर ने मारिया से कहा, खबरदार, जुबान से एक लफ्ज़ मत निकालना। बस जो मैं करूं उसे देखती जाना और जो कुछ मैं कहूं उसे सुनती जाना। समझी तुम? समझ गई हूं, मारिया ने उदास होकर कहा। शाही महल के दरवाजे पर घोड़े से उतरते हुए जादूगर शहजादे के लिबास में बड़ी शान से चलता हुआ पहरेदारों के पास आ गया। पहरेदारों ने जब एक शहजादे को शाही लिबास में आते देखा तो वो अदब से उठकर खड़े हो गए और हैरान भी हुए कि आधी रात को ये कौन शहजादा कहाँ से आ गया। उनके करीब जाकर जादूगर ने बड़ी रौबदार आवाज में कहा, सुनो, मैं कालाजार मुल्क का वली अहद शहजादा हूँ। मैं इस शहर के करीब शिकार खेल रहा था कि रास्ता भूल गया। बादशाह अरागोस मेरा दोस्त है, उसका महल करीब देखकर आ गया हूँ। शाही महल में खबर कर दो कि शहजादा कालाजार आ रहा है।
जो हुक्म जनाब अली, आप शाही मेहमान खाने में तशरीफ रखें। कोतवाल जादूगर को लेकर शाही मेहमान खाने में आ गया। मारिया भी खाली घोड़े पर बैठी उसके साथ चल रही थी। शाही मेहमान खाने में आकर कोतवाल ने हाथ बांधकर कहा, शहजादा साहब, आप थोड़ी देर यहाँ आराम करें, मैं अभी बादशाह सलामत को बताकर खबर करता हूँ। जादूगर बोला, लेकिन ठहरो, हम नहीं चाहते कि बादशाह सलामत इस वक्त जाकर परेशान उनको किया जाए। हम बाकी रात आराम करते हैं, बादशाह सलामत को भी आराम करने दो, हम सुबह उनसे मिलेंगे। जो हुक्म सरकार, कोतवाल ने झुक कर कहा। आप इस शाही मेहमान खाने में आराम करें, यहाँ आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको हर तरह का आराम मिलेगा, मैं सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। कोतवाल झुककर सलाम करके चला गया। जादूगर ने शाही लिबास उतारा और शाही बिस्तर पर लेट गया। उसने मारिया से कहा, तुम भी यहीं किसी जगह पड़कर सो रहो, सुबह तुमसे बात होगी। मारिया ने कहा, बहुत अच्छा। मारिया भी एक कोने में रेशमी नरम कालीन पर लेट गई। थोड़ी देर बाद जादूगर खराटे लेने लगा। मारिया के दिल में ख्याल आया कि वो सोते में जादूगर को हलाक कर दे, मगर उसका कोई फायदा नहीं था। वो जादूगर को जागते में भी हलाक कर सकती थी, लेकिन ऐसा करने से उल्टा उसे नुकसान होने का डर था। पहली बात तो ये थी कि वो जादूगर को हलाक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो रूह था, बदरूह था, इंसान नहीं था। दूसरी बात यह थी कि हो सकता है जादूगर की रूह के मर जाने से आसेबी पहाड़ के सारे गार भग से उड़ जाएं या उन्हें आग लग जाए। बेहतर यही है कि वो जादूगर के साथ साथ रहे, उसके कहने पर सिवाय शहजादे के आंखें निकालने के हर बात पर अमल करे और वक्त का इंतजार करे। चुनाचे वो भी इसी किस्म के ख्यालात सोचती सोचती सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी, वो सारे सफर की बेहद थकी हुई थी। वो घोड़े बेचकर सो गई। जब उसे होश आया तो दिन निकल आया था। शाही मेहमान की चांदी सोने की खिड़कियों में से सुनहरी सुनहरी सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। जादूगर पहले से उठ चुका था। शाही मुलाजिम नाश्ता लेकर आ गए। कोतवाल ने झुककर कोर्निश की और कहा, शहजादा सलामत, बादशाह सलामत को आपकी तशरीफ लाने की खबर दे दी गई है। बादशाह सलामत आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार बैठे हैं। जादूगर ने कहा, हम अभी हाजिर होते हैं। कोतवाल वापस चला गया। उसके जादूगर ने कहा, सुनो मारिया, बादशाह से मुलाकात करने में मुझे सिवाय इसके और कोई फायदा नहीं कि मैं बजाय जंगल में छुपकर तुम्हारा इंतजार करने के शाही महल में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं। मैं बादशाह से मिलने जा रहा हूं। तुम्हारा ये काम है कि तुम अभी शाही महल में जाकर ये मालूम करो कि मलका शहजादे को लेकर कहाँ सोती है। तुम वापस इस कमरे में आ जाना। मारिया ने कहा, बहुत अच्छा। मारिया जादूगर के हर हुक्म पर बहुत अच्छा कहने पर मजबूर थी। जादूगर शाही लिबास पहनकर बादशाह से मुलाकात करने चला गया। बादशाह ने जादूगर को काला जार का सचमुच शहजादा समझा और उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, शहजादा साहब, आपने कोई पहले से आने की इत्तला ही नहीं की। आप अगर हमें पहले से इत्तला करते तो हम आपका बड़ी गर्मजोशी से खैर मकदम करते। हम अपनी फौज लेकर शहर के दरवाजे पर आपको लेने आ जाते। जादूगर ने कहा, बस हजूर, ऐसा हुआ कि हम अकेले ही शिकार के शौक के मारे शाही महल से निकल खड़े हुए। हमारा ख्याल था कि हम 2-1 रोज में शिकार खेलकर वापस चले गए, मगर हम रास्ता भूल गए और पूरा दिन जंगल में भटकते रहे। वो तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें आपके महल की रोशनियां नजर आ गईं, नहीं तो न जाने अभी हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती। बादशाह ने कहा, यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे महल की रोशनियां देखकर हमारे महल की तरफ तशरीफ लाए, नहीं तो हम आपके मेहमान नवाजी से महरूम रह जाते। जादूगर ने बड़ी मक्कारी से कहा, हमारे अब्बा जान ने आपको शहजादे साहब की पैदाइश पर मुबारकबाद के तहाइफ रवाना किए थे, जो आपने बड़ी मोहब्बत से कबूल कर लिए थे। हमें भी शहजादे साहब की पैदाइश पर बड़ी खुशी हुई थी। बादशाह ने कहा, आपके अब्बा जान बड़े मोहब्बत करने वाले नेक बादशाह हैं। हमें उनकी मुबारकबाद और तहाइफ वसूल करके बहुत खुशी हुई। जादूगर ने कहा, खैर से वली अहद की उम्र अब 7-8 माह की हो गई होगी। बादशाह ने कहा, नहीं शहजादा साहब, वली अहद तो अब चश्मे बदूर 1 बरस का हो गया है। ओह देवता उसकी निगहबानी करें, बड़ी खुशी हुई है सुनकर। वैसे आप उसकी बड़ी रखवाली किया करें, उसे दुश्मनों की बुरी नजर से बचा कर रखें। बादशाह ने कहा, देवता हमारी निगहबानी करें, आप फिक्र न करें, हमने वली अहद की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मेरा मतलब है आप उसे बड़ी खास जगह पर सुलाया करें, जहाँ दुश्मन क्या चिड़ी भी पर न मार सके। बादशाह ने कहा, वो वली अहद खैर से महल की दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे में अपनी माँ के पास सोता है और उसे एक पल के लिए भी वहां से बाहर नहीं निकाला जाता और ना उस कमरे में किसी शख्स को जाने की इजाजत है। जादूगर बोला, यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने वली अहद की हिफाजत और उसे दुश्मन की नज़र से बचाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। वली अहद हमारी जान है शहजादा साहब। इतने अरसे के बाद हमारे महल में उम्मीद की किरण फूटी है, हम तो उसकी हिफाजत में अपनी जान भी लड़ा देंगे। बादशाह के इस ख्याल पर जादूगर ने खुश होकर कहा, वली अहद के साथ हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं भी हैं। हमें उसकी ज़िंदगी और लंबी उम्र के लिए दुआ करनी चाहिए। देवता उसे अपनी पनाह में रखें। जादूगर की इन चिकनी चपड़ी बातों से बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने जादूगर की बड़ी आवभगत की। जादूगर कुछ देर वहां बैठा रहा, फिर बादशाह से इजाज़त लेकर वापस अपने शाही मेहमान खाने में आ गया।
اس نے شہزادے کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنی تھی وہ کر لی تھی۔ اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادہ شاہی محل کی دوسری منزل میں ملکہ کے ساتھ خاص کمرے میں سوتا ہے۔ جادوگر نے شاہی مہمان خانے میں آ کر ماریا کو آواز دی، ماریا کیا تم کمرے میں ہو کہ یہاں سے جا چکی ہو؟ ماریا اسے نظر نہیں آتی تھی، وہ آواز دے کر اس سے بات کر سکتا تھا۔ ماریا وہاں موجود نہیں تھی۔ جادوگر سمجھ گیا کہ ماریا اپنے خاص کام پر گئی ہوئی ہے۔ وہ بستر پر لیٹ کر شہزادے کی آنکھیں نکال کر واپس لے جانے اور جادو کا ارک تیار کرنے کے خیال سے بڑا خوش ہو رہا تھا۔ ماریا شاہی مہمان خانے سے نکل کر محل میں چلنے پھرنے لگی۔ یہ محل بھی اسی قسم کا محل تھا جس قسم کے محل اس نے اس سے پہلے دیکھے تھے۔ وہ محل کی پہلی منزل میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اس نے شاہی دربار بھی دیکھا اور امیروں وزیروں کو ستونوں کے پاس اور فوارے کے قریب باتیں کرتے بھی دیکھا۔ کمروں میں غلام اور کنیزیں صفائی وغیرہ میں لگی تھیں۔ ماریا کو اس کمرے کی تلاش تھی جہاں ملکہ اپنے ولی عہد شہزادے کو لے کر سوتی تھی۔ محل کی پہلی منزل میں اسے کوئی ایسا کمرہ دکھائی نہ دیا جہاں ملکہ ولی عہد کے ساتھ لیٹی یا بیٹھی ہو۔ وہ ایک شاندار سیڑھیاں چڑھ کر اوپر دوسری منزل میں آ گئی۔ ان سیڑھیوں پر ریشمی قالین بچھے تھے۔ دوسری منزل بھی پہلی منزل کی طرح بڑی شاندار اور خوبصورت تھی۔ ماریا کئی کمروں میں چپکے خاموشی سے گھومی، لیکن اسے ملکہ اور شہزادہ کہیں نہ ملے۔ آخر اس نے ایک کنیز کو دیکھا کہ سونے کے تشت میں کچھ پھل لے کر جا رہی تھی۔ ماریا نے سوچا کہ یہ کنیز ضرور ملکہ کے کمرے میں جا رہی ہوگی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کنیز ایک غلام گردش میں سے گزر کر ایک کمرے کا عالی شان سرخ مخملی پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ یہاں آگے چاندی کے ایک بند دروازے کے باہر وہ دو ہٹی کٹی حبشی عورتیں ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہی تھیں۔ کنیز کو دیکھ کر حبشی عورتوں نے دروازہ آدھا کھول دیا۔ کنیز اندر داخل ہوئی تو ماریا بھی جلدی سے اس کے ساتھ ہی داخل ہو گئی۔ اتفاق سے ماریا کے اندر داخل ہوتے وقت کوہنی ایک حبشی عورت سے چھو گئی۔ اس عورت نے چونک کر کنیز کی طرف دیکھا۔ ماریا کی کوہنی اس وقت چھوٹی تھی جبکہ وہ 2 قدم آگے نکل گئی تھی۔ حبشی عورت کو وہاں سوائے کنیز کے اور کوئی نہ دیا۔ وہ چکر میں آ گئی اور خاموش رہی۔ ماریا نے اندر جا کر دیکھا کہ دیواروں پر ریشمی پردے پڑے ہیں۔ چھت سے ایک چاندی کا فانوس لٹک رہا ہے۔ درمیان میں سونے کے پاؤں والا ایک عالی شان پلنگ بچھا ہے جس پر ملکہ اپنے خوبصورت ولی عہد شہزادے کو ساتھ لے کر لیٹی ہوئی ہے۔ ماریا نے قریب جا کر دیکھا، شہزادے کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ ضرور اس کی آنکھیں نکال کر لے جاتا، اور یہ کس قدر ظلم کی بات ہوتی۔ اسے شہزادے پر بڑا ترس بھی آیا اور اس پر پیار بھی آیا۔ وہ پہلے بھی شہزادے کے ساتھ ظلم کرنے اور اس کی آنکھیں نکالنے پر تیار نہیں تھی۔ شہزادے کی بھولی بالی صورت اور نیلی آنکھیں دیکھ کر تو اس نے اور بھی فیصلہ کر لیا کہ جادوگر کو شکست دے کر رہے گی تاکہ پھر کبھی کسی دوسرے شخص سے شہزادے پر ظلم نہ کروا سکے۔ اب ماریا کے دماغ میں ایک ترکیب تھی۔ اس نے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ وہ کسی طرح سے کسی بکری کے بچے کی نیلی آنکھیں حاصل کر کے جادوگر کو جا کر دے دے گی اور یہی کہے گی کہ وہ شہزادے کی آنکھیں لائی ہیں۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ جادوگر امبر اور ناگ کو پھر بھی قید رکھنا چاہتا ہے۔ ماریا وہاں سے نکل کر سیدھی باورچی خانے میں آئی۔ وہ کسی ایسے بکرے کے بچے کی تلاش میں تھی جس کی آنکھیں نیلی ہوں۔ شاہی باورچی خانے کے لیے بکرے بکریاں کہاں ہوتی ہیں؟ ایک غلام کو اس نے باتیں کرتے سنا۔ وہ شاہی باورچی سے کہہ رہا تھا، جناب علی اگر قورمے کے لیے کچھ گوشت کم ہو تو اور بکرا لے آؤں؟ شاہی باورچی بولا، ہاں ایک بکرا حلال کر کے لے آؤ، جو حکم جناب علی۔ غلام یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ ماریا بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے غلام کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ غلام وہاں سے نکل کر 2-3 سیڑھیاں اتر کر ایک باڑے میں آ گیا جہاں کتنے ہی بکریاں اور بکرے بندھے ہوئے تھے۔ ماریا نے ایک ایک کر کے بکرے بکریوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کسی ایسے بکرے یا بکری کی تلاش میں تھی جس کی آنکھیں نیلی ہوں۔ اس نے آدھی سے زیادہ بکریاں دیکھ لیں۔ کسی کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ غلام ایک بکری کے بچے کو اٹھا کر پیار کر رہا ہے۔ ماریا جھٹ اس کے پاس گئی۔ غلام شاہی رکھوالے سے کہہ رہا تھا، آج ملکہ عالم کے لیے اس بکری کے بچے کے کباب تیار ہوں گے، میں اسے بھی لیے جا رہا ہوں۔ شاہی رکھوالے نے کہا، ضرور لے جائیں جناب، ضرور لے جائیں۔ ماریا نے دیکھا کہ بکری کے بچے کی آنکھیں بالکل شہزادے کی طرح نیلی اور بڑی خوبصورت تھی۔ ماریا خوش ہو گئی، اس کا مقصد پورا ہو گیا اور ولی عہد شہزادے کی زندگی بچ گئی۔ وہ غلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جہاں جا کر غلام اس بکری کے بچے کو حلال کر لے وہ اس کی آنکھیں نکال لے گی۔ ماریا کو اس کام سے نفرت تھی کہ وہ کسی مردہ بکری کے بچے کی آنکھیں نکالے، مگر یہ مجبوری تھی۔ غلام بکری کے بچے کو لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں بکری وغیرہ کو حلال کیا جاتا تھا۔ یہاں ہر طرف بکریوں اور غلاموں کا شور سا مچا ہوا تھا۔ ماریا ایک طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ غلام بکری کے بچے کو ایک شاہی قصاب کے پاس لے گیا۔ اس نے جا کر کہا، آج ملکہ عالم کے لیے اس بکری کے بچے کے کباب بنیں گے، اس سب سے پہلے اسے حلال کرو۔ لاؤ بھائی، یہ کام تو میں سب سے پہلے کروں گا۔ غلام نے بکری کا بچہ شاہی قصاب کے حوالے کیا۔ شاہی قصاب نے بکری کے بچے کو حلال کر دیا۔ اس کی گردن کٹ کر پرے جا گری۔ ماریا نے جیب سے پہلے ہی خنجر نکال رکھا تھا۔ جو ہی گردن کٹ کر پرے گری، ماریا لپک کر اس کی طرف گئی
उसने गर्दन उठाकर पास रखी, उसे गौर से देखा और फिर खंजर निकालकर बकरी के मुर्दा बच्चे की आंखें खुरचकर जेब में डाल ली। आंखें निकालकर मारिया जल्दी से वहां से उठी। उसने गर्दन परे फेंकी। शाही कसाब ने देखा कि बकरी के बच्चे की सीरी उसके पास आकर गिरी है और उसकी दोनों आंखें नहीं हैं। शाही कसाब ने चीख मारकर कहा, इसकी आंखें कौन खुरच कर ले गया? वहां एक शोर समझ गया, क्योंकि बकरी की आंखों पर जादू किया जाता था। मगर मारिया वहां से जा चुकी थी। वो सीधी शाही मेहमान खाने में आ गई। अभी तक जादूगर बादशाह से मुलाकात करके वापस नहीं आया था। मारिया ने आंखों को गीले कपड़े में लपेटकर थैले में रखा और कमरे से बाहर निकल आई। वो भी जादूगर को आंखें नहीं देना चाहती थी, क्योंकि इस तरह जादूगर को यकीन नहीं आ सकता था कि मारिया ने इतनी जल्दी शहजादे की आंखें हासिल कर ली हैं। वो कुछ वक्त टालना चाहती थी। इधर उधर से घूम फिरकर जब मारिया कमरे में आई तो जादूगर पहले से वहां मौजूद था। खटके की आवाज सुनकर जादूगर ने पूछा, क्या तुम हो मारिया? हाँ, मैं ही हूँ मारिया, मैं आ गई हूँ। जादूगर ने पूछा, क्या तुम देख आई हो कि वलीअहद शहजादा इस्माइल की कौन सी मंजिल और किस कमरे में अपनी माँ के साथ सोता है? मारिया ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ मालूम कर आई हूँ। वलीअहद शहजादा इस्माइल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में मलका के साथ सोता है। उस कमरे के बाहर 2 हबशी औरतें नंगी तलवारें लिए हर वक्त पहरा देती हैं। जादूगर की मालूमात के मुताबिक मारिया बिल्कुल सच बोल रही थी। जो कुछ बादशाह से मालूम हुआ था, मारिया वही कुछ कह रही थी। उसने खुश होकर मारिया से कहा, बस अब तुम्हारा काम यह है कि आज या कल रात को किसी तरह से मलका के कमरे में जाकर शहजादे की आंखें निकाल कर ले आओ। मारिया ने कहा, यह काम तो मैं जरूर कर लूंगी, मगर इस तरह तो शहजादा बहुत शोर मचाएगा। कोई ऐसी तरकीब नहीं हो सकती कि शहजादा रो न सके, वो पहले से बेहोश कर दिया जाए। जादूगर बोला, क्या तुम मुझे अहमक समझती हो? मैंने तो इसका पूरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है। मेरे पास एक ऐसा तेल है कि जब तुम उसे वलीअहद शहजादे और उसकी मलका के नथनों पर जाकर रखोगी तो वो एक पल के लिए अंदर अंदर बेहोश हो जाएंगे। इस तरह वो आंखों के निकलने की तकलीफ से भी बच जाएगा। मारिया ने कहा, शुक्रिया, बस मुझे किसी ऐसी ही दवा या तेल की जरूरत थी। अब मैं आज ही रात को जाकर वलीअहद की आंखें निकाल कर लाने की कोशिश करूंगी। जादूगर बोला, अगर तुम आसानी से आज रात ये काम कर सकती हो तो करना, नहीं तो मुझे बादशाह के महल में शाही मेहमान की हैसियत मिल चुकी है। मैं अगर चाहूं तो इस शाही महल में अभी 6-7 रोज तक रह सकता हूं। मारिया ने कहा, यह तो मैं आज आधी रात के बाद ही तुम्हें बता सकूंगी कि क्या सूरत हाल है। अगर मैं शहजादे को बेहोश करके उसकी आंखें निकालने में कामयाब हो गई तो फिर हमें यहाँ ज्यादा देर रहने की जरूरत नहीं। जादूगर हंसकर बोला, मुझे यकीन है कि तुम आज ये काम कर लोगी, क्योंकि तुम जितनी देर लगाओगी तुम्हारे भाइयों को मेरे कैद खाने में उतनी ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। मारिया बकरी की आंखें तो पहले ही निकाल कर ला चुकी थी। ये तो वो महज इसलिए कर रही थी कि जादूगर को यकीन आ जाए कि वो शहजादे की आंखें निकालने के लिए बड़ी मेहनत और दर्द सरी से काम ले रही है। उसने कहा, कालाजार, मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं देख सकती कि मेरे भाइयों को तकलीफ पहुंचे। इसलिए मैं आज ही रात को पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगी और शहजादे की आंखें निकालकर आज ही रात तुम्हारे पास ले आऊंगी। जादूगर ने खुश होकर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मारिया कुछ देर जादूगर से बातें करती रही और फिर उसको यह कहकर वो ऊपर मलका के महल में जाकर सूरत हाल देखना चाहती है, वहां से बाहर निकल गई। वो शाही महल के बाग में फूलों के पास आकर एक हाथी दांत के बने हुए तख्त पर बैठ गई। हर तरफ फूलों की खुशबू फैली थी। मारिया ने सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ से निकलकर वो सीधी जादूगर के साथ पहाड़ के तहखाने में जाएगी, और अगर जादूगर ने अंबर और नाग को छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर वो क्या करेगी? शायद अंबर कुछ हिम्मत करे और किसी बहुत बड़े जादूगर की मदद लेने की कोशिश करे। उसे उसी जगह बैठे शाम हो गई। बकरी के बच्चे की नीली आंखें उसने पहले इसे जेब में रख ली थी। जब रात हुई तो उसे भूख महसूस होने लगी। वो शाही बाग में से निकलकर सीधी बावर्ची खाने में आ गई। बावर्ची खाने में शाही खानों के तश्त लगाए जा रहे थे। मारिया ने एक तश्त में से मोर की भुनी गर्दनों को देखा। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने आगे बढ़कर एक प्लेट उठाई और उसमें मोर की 6-7 गर्दनें डालकर उसे खाने लगी। किसी को खबर न हुई कि मारिया ने तश्त में से 6-7 गर्दनें उठा ली हैं। फिर उसने चांदी का एक गिलास उठाया और पानी पीने लगी। इत्तफाक से एक गुलाम ने चांदी के गिलास को मेज पर से गायब होते देख लिया। उसने अपने साथी से कहा, भूत, गिलास गायब हो गया। दूसरे गुलाम ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपने दिमाग का इलाज कराओ। उस वक्त मारिया पानी पी रही थी। पानी पीकर उसने तपाई पर गिलास वापस रखा तो गुलाम ने चीख कर कहा, वो देखो, गिलास वापस आ गया। दूसरे गुलाम ने गिलास को देखा तो कहा, मगर ये तो पहले इसी जगह पड़ा हुआ था। पहले गुलाम ने कहा, पड़ा था लेकिन एक बार गायब हो गया और अब फिर जाहिर हो गया। तुम बकवास करते हो, कभी ऐसा पहले हुआ है? हटो तुम यहाँ से, मेरा वक्त जाया कर रहे हो। मारिया ने सोचा कि ये जो दूसरा गुलाम है इसको थोड़ा मजा चखाना चाहिए, क्योंकि ये मारिया की करामत को नहीं मानता। मारिया आगे बढ़कर दूसरे गुलाम के करीब गई। वो सोने के प्यालों में बादामों की यखनी भर रहा था। उसके आगे 3 सोने के प्याले रखे थे। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाकर यखनी का एक प्याला उठा लिया। गुलाम ने प्याले को गायब होता तो बगलें झांकने लगा। यहाँ अभी अभी प्याला पड़ा था, कौन ले गया? अरे तुम ले गए हो,
पहले गुलाम ने कहा, कसम ले लो जो मैंने तुम्हारे प्याले को हाथ भी लगाया हो। मैं ना कहता था कि इस कमरे में भूत आ गया है। पहले मेरा गिलास गुम हुआ था, अब तुम्हारा प्याला गुम हो गया है। दूसरा गुलाम अब भी नहीं मान रहा था, कहने लगा, नहीं नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मेरा वहम है। इस तपाई पर पहले ही 2 प्याले पड़े थे, भला ये कैसे हो सकता है कि 3 प्याले रखे हों और एक गुम हो जाए। मैं नहीं मान सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा कि प्याला मेरे सामने गुम हुआ है, और ये मानने को तैयार नहीं। इसके हाथ में पकड़े हुए प्याले में से बादाम की यखनी पी ली और फिर प्याला मेज़ पर रखने के बजाय दूसरा प्याला भी उठा लिया। गुलाम ने जब दूसरे प्याले को गुम होते देखा तो चौंका। मारिया ने तीसरा प्याला भी उठा लिया। अब तपाई पर कोई प्याला नहीं था, जबकि इससे पहले 3 प्याले रखे थे। दूसरे गुलाम ने थर थर कांपते हुए कहा, अब बताओ, मैंने कहा था ना कि इस कमरे में भूत आ गया है। पहला गुलाम बड़ा जिद्दी था, बोला, मेरा ख्याल है कि ये मेरी नज़रों का धोखा है। तीनों प्याले गुम नहीं हुए, ज़रूर मुझसे कहीं इधर उधर रखे गए हैं। अब तो मारिया को बड़ा तैश आया, उस कमबख्त गुलाम को तो पूरा मज़ा चखाना पड़ेगा। मारिया ने दूसरे मेज़ पर से पानी से भरा हुआ जग उठाया और पूरे का पूरा पानी गुलाम के सर पर उंडेल दिया और फिर ज़ोर से जग ज़मीन पर दे मारा। अब दूसरे गुलाम की भी चीखें निकल गईं, भूत भूत। दोनों गुलाम वहां से सर पर पांव रखकर भाग गए। मारिया को बेख्तियार हंसी आ गई। वो अपनी भूख मिटा चुकी थी। वो बाहर निकल गई। उसने महल की दूसरी मंजिल के सहन में टहलना शुरू कर दिया। जब रात आधी गुजर गई तो मारिया वहां से उठकर यूं ही मलिका की ख्वाबगाह की तरफ गई। मलिका की ख्वाबगाह के बाहर इसी तरह हबशी औरतें तलवारें लिए पहरा दे रही थीं। मारिया ने सोचा कि अगर उसकी जगह कोई दूसरी गायब औरत होती तो वो इन दोनों हबशी औरतों को कत्ल करके अंदर चली जाती और शहजादे की आंखें निकाल लाती। उसे बड़ी खुशी हुई कि अब शहजादे को कोई कुछ नहीं कह सकेगा। वो चुपके से वापस अपने मेहमान खाने की तरफ आ गई। उसने रास्ते में बावर्ची खाने का रुख किया। यहाँ एक बेंच पर एक ताज़ा कटी हुई भेड़ थी। उसकी गर्दन से अभी तक खून बह रहा था। मारिया ने जेब से बकरी की नीली आंखें बाहर निकाली और बकरी के गर्दन पर से खून लेकर उन आंखों पर लगाया। फिर उसे खून में अपना खंजर बिखोया और आंखों को गीली पट्टी में लपेटकर चल पड़ी। शाही मेहमान खाने में आकर उसने बनावटी घबराहट का इजहार किया, जैसे वो सचमुच बड़ी मुश्किल से शहजादे की आंखें निकाल कर लाई हो। उसने अंदर दाखिल होते ही आवाज़ दी, कालाजार, मैं अपना काम कर रही हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके इस महल से निकल चलो, नहीं तो भांडा फूट जाएगा। कालाजार जाग रहा था, वो बेचैनी से टहल रहा था। उसने मारिया की आवाज़ सुनी तो खुश होकर बोला, कहाँ है शहजादे की आंखें? मारिया ने खून में लिपटी हुई आंखें जेब से निकालकर जादूगर के सामने रख दी। जादूगर ने शम्मा की रोशनी में ले जाकर शहजादे की आंखों को गौर से देखा। वो नीली थी। जादूगर बड़ा खुश हुआ। उसने मारिया से कहा, शाबाश, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मारिया ने कहा, शहजादा बेहोश पड़ा है, उसके मलका माँ भी बेहोश है। वो जाग पड़ी थी, इसलिए मुझे उसे भी बेहोश करना पड़ा। शहजादे का चेहरा खून में लथड़ा हुआ है। मैंने पहरेदार औरतों को भी कत्ल कर दिया है। अब यहाँ से निकल चलो, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी। जादूगर बोला, मैं तैयार हूँ, चलो भाग चलते हैं। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जादूगर ने बकरी के बच्चे की नीली आंखों को शहजादे की नीली आंखें मान लिया। जादूगर मारिया को लेकर तेजी से शाही मेहमान खाने से बाहर आ गया। वो शाही महल के पिछले दरवाजे की तरफ आ गया। यहाँ एक चोर सा दरवाज़ा था। जादूगर ने मारिया से कहा कि वो इस दरवाजे में से बाहर निकलेंगे। वहाँ भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। जादूगर बाहर निकलने लगा तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। जादूगर ने तलवार निकालकर उसके सीने में घोंप दी। एक चीख के साथ पहरेदार जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। मारिया, जल्दी से बाहर निकल चलो। दोनों भागकर चोर दरवाजे से बाहर आ गए। उन्होंने शाही अस्तबल के बाहर जाकर 2 घोड़े चुराए और उन पर सवार होकर महल से बाहर निकलना था। जादूगर अब भी शाही शहजादे के लिबास में था। पहरेदारों ने ड्योढ़ी में से उसे रोका तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे एक जरूरी काम से आधी रात को शहर से बाहर जाना पड़ गया था। बादशाह सलामत को भी बड़ा अफसोस था, मगर मुझे जरूरी अपने मुल्क जाना है। पहरेदारों ने कोई एतराज न किया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मारिया जादूगर के साथ घोड़े सरपट दौड़ाते असेबी पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। रात भर वो मैदानों में सफर करते रहे। सारे रास्ते मारिया यही सोचती रही कि अगर मकार जादूगर ने गार में पहुंचकर अंबर और नाग को रिहा करने से इनकार कर दिया तो वो क्या करेगी? वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।